नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं आलोक अड्डा। और आज हम एक खास चर्चा करेंगे नई शिक्षा नीति पर। नई शिक्षा नीति पे बहुत सी बातें मैंने भी सुनी हैं, बहुत सी बातें आपने भी सुनी होंगी। लेकिन इस नई शिक्षा नीति में है क्या, ये बहुत कम लोग बता रहे हैं, कहीं साफ साफ सीधे सीधे। तो मेरे साथ हैं एक खास मेहमान आज। उनसे मैं इस बात को हम सब मिलकर समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है और इससे क्या बदलेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक आग्रह करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, साथ में घंटी भी बजा दें ताकि आपको खबर मिल जाए जब नया वीडियो आए या जब मैं लाइव आऊं। और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, अपने मित्रों परिचितों के साथ शेयर भी कीजिए जितना कर सकते हैं। आपको पता है आजकल मैं सत्यहिंदी.com के लिए भी काम करता हूं। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है सच की आवाज को बुलंद रखने की, सच को सामने लाने की। आपसे आग्रह है कि सच की इस मुहिम में साथ दें, सत्यहिंदी.com के सदस्य बने। इस वीडियो को अगर आप सत्यहिंदी.com पर देख रहे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उसमें सदस्यता योजना के पूरे डिटेल दिए हुए हैं, पूरा विवरण है। आप उस पर क्लिक करके समझ सकते हैं कि कैसे और कौन सा सदस्य बनना है। और अब हम चर्चा शुरू करते हैं नई शिक्षा नीति पर। सबसे पहले मैं आपको मिलवाता हूं अपने आज के मेहमान से। अनिल स्वरूप साहब हैं हमारे साथ। पूर्व शिक्षा सचिव हैं, लेकिन ये पूर्व शिक्षा सचिव होना इनका पूरा परिचय नहीं है। अनिल जी उससे पहले कोयला सचिव रहे हैं। कोयला माफिया का एक तरह से सफाया किया इन्होंने उस धंधे में। और लंबे समय आईएएस की नौकरी करने के बाद जब रिटायर हुए तो इन्होंने एक किताब लिखी, नॉट जस्ट अ सिविल सर्वेंट, यानी एक सिर्फ एक ब्यूरोक्रेट या सिर्फ एक नौकरशाह नहीं रहे। और अब उनकी दूसरी किताब बाजार में है, एथिकल डायलेमास ऑफ अ सिविल सर्वेंट। ये दो किताबें लिख चुके हैं रिटायरमेंट के बाद और अखबारों में बहुत लिख रहे हैं। इस वक्त शिक्षा नीति पर बात करने के लिए मुझे नहीं लगता है कि इनसे अच्छा कोई मेहमान हो सकता था। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आलोक अड्डा पर और बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। नमस्कार। इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। जी जी, तो शुरुआत मैं करना चाहता हूं। सबसे पहले तो आप ही बताएं कि मुख्य बिंदु क्या है, खास बातें इस पॉलिसी की, नई शिक्षा नीति में नया क्या है। आलोक जी, इस नीति को आने में 6 वर्ष जरूर लगे, लेकिन जो नीति सामने आई है उससे ये एक प्रयास है शासन का कि शिक्षा से संबंधित जो समस्याएं हैं उनका समाधान कैसे किया जाए। सबसे प्रमुख समस्या जो शिक्षा की इस देश में स्कूली शिक्षा की है कि हम बच्चे को स्कूल तक ले आए हैं, हमने स्कूल निर्मित कर दिए हैं, लेकिन जो गुणवत्ता है स्कूल की, जो एजुकेशन की यानी कि क्वालिटी है, उसके बारे में बड़ी चिंता है। इसका जो प्रमुख कारण है गुणवत्ता ना उचित होने का, वो है शिक्षक। शिक्षक शिक्षा का की धुरी की भूमिका अदा करता है और समस्या ये आ रही है कि वर्तमान में जो शिक्षकों की व्यवस्था है वो इस प्रकार की नहीं है कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके। इस शिक्षा नीति से मेरे विचार से सबसे प्रथम ये प्रयास है कि हम उस पहलू को कैसे सुधारें। सबसे बड़ी समस्या जो शिक्षकों की है वो ये है कुछ जो जो शिक्षक को जो ट्रेनिंग दी जाती है शासकीय सेवा में आने के पूर्व, यानी कि प्री सर्विस ट्रेनिंग जिसे कहते हैं, वो बीएड और डीएलएड कॉलेजेस के माध्यम से दी जाती है। अब विडंबना यह है कि इस देश में करीब 16,000 बीएड और डीएलएड कॉलेज है, जिसमें लगभग 4,000 ऐसे जो कि है ही नहीं, सिर्फ कागज पर, और वो आपको डिग्री भी दे देंगे और अच्छे पैसे दे दीजिए तो शायद नौकरी भी दिला। दूसरी समस्या है कि इस प्रकार के टीचर का जो चयन होता है वो भी एक रैकेट। आपको जानकारी होगी कि एक पूर्व मुख्यमंत्री इस समय जेल में इसी रैकेट के संदर्भ में। तो ये दो बहुत ही गंभीर समस्याएं हैं टीचर्स के संबंध में, विशेषकर जो शासकीय टीचर। इस नीति में इन दोनों समस्याओं के समाधान का एक बहुत विशेष प्रयास है। सर्वप्रथम नीति में कहा गया है कि इंटीग्रेटेड बीएड का कोर्स होगा जो 4 वर्षीय होगा, यानी कि जो पूर्व में जो बीएड कॉलेज चल रहे हैं फर्जी, उनका सफाया हो सकेगा। ये निर्णय 3 साल पहले पत्रावलियों पर लिया गया था और प्रसन्नता का विषय ये है कि उसे अब पुष्टि की गई है इस नीति। दूसरा, जो चयन होना है उसकी प्रक्रिया उन्होंने पुनर्निर्धारित की बात कही है। और तीसरा टीचर से संबंधित ये है कि जो टीचर जब नियुक्त हो जाएगा तो उसको एक साइंटिफिक रूप से ट्रेनिंग दी जाएगी। इस पर भी कार्रवाई आरंभ हो चुकी थी और इस पे अभी इस नीति में पुष्टि की गई। जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है मेरे विचार से, वो है प्री स्कूल ट्रेनिंग, यानी कि बच्चा कक्षा 1 से पूर्व जो उसकी शिक्षा है उस पे तवज्जो दी जाए। और वो इस नीति के माध्यम से प्रयास किया गया है, क्योंकि विभिन्न रिसर्च से ये स्थापित हुआ है
कि बच्चे का जो मस्तिष्क है वो पहले 6-8 साल में बन जाता है, अधिकतर 80% तक तभी बन जाता है। तो उस समय उसको सही शिक्षा दिया जाना उचित है और इस नीति में उसको रिकग्नाइज करते हुए किया गया। तीसरा जो महत्वपूर्ण पहलू है जिसके जिस पे ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है, वो ये है कि वोकेशनल ट्रेनिंग को उसी स्तर पर ले आया गया है जिस स्तर पर सामान्य सब्जेक्ट। क्योंकि पहले वोकेशनल ट्रेनिंग तब लेता था आदमी जब या बच्चा लेता था जब वो सामान्य सब्जेक्ट को ठीक से नहीं पढ़ता था, तो वोकेशनल ट्रेनिंग में चला जाता था। वोकेशनल ट्रेनिंग के कई लाभ होंगे। एक तो जो जो रुचि है उस बच्चे की उसके अनुसार वो शिक्षा प्राप्त करेगा, नौकरी मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। अब हिस्ट्री ज्योग्राफी हर जना पढ़ लेगा, बीए में पढ़ेगा, उसके बाद क्या करेगा? लेकिन अगर वोकेशनल ट्रेनिंग होगी तो उसको नौकरी मिल पाएगी। इस प्रकार के कई अच्छे सुझाव इस नीति में है और अच्छे प्रयास इस नीति में। जो 2-3 चीजें नहीं हो पाई हैं मेरे विचार से, वो इस प्रकार से है। पहला तो ये कि इसमें निजी क्षेत्र को लगभग नहीं दिया गया। अब ये हमें समझना होगा कि 50% बच्चे निजी स्कूलों में जाते हैं और नीति में सिर्फ कहीं पर इधर उधर रेफरेंस दिया हुआ है। ये प्रयास किया जा सकता था इस नीति में कि उन बच्चों का जो निजी स्कूल में जाते हैं या निजी स्कूल को कैसे प्रोत्साहित किया जाए। और दूसरा ये है कि जो एनजीओ है यानी कि गैर सरकारी जो संस्थाएं हैं जिससे संबद्ध होकर कई राज्यों में बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। उदाहरण स्वरूप नीति में एक महत्वपूर्ण बात कही गई है कि कई बच्चे बीच में ही शिक्षा छोड़ आउट ऑफ स्कूल हो जाते हैं और जो आते हैं स्कूल उनको वापस कैसे स्कूल में लाया जाए, इसमें शासकीय तंत्र नहीं कर पाएगा। इसमें जो एनजीओ वहां काम कर रहा है क्योंकि वो जानता है वहां की सामाजिक परिस्थितियों को, वो ज्यादा आसानी से ले आएगा। तो कॉन्सेप्चुअल लेवल पर ये नीति उचित प्रतीत होती है 2-3 बिंदुओं को छोड़कर। प्रश्न ये है कि क्या व्यावहारिक तौर पर इसके क्रियान्वयन में आएंगी समस्या, नहीं आएंगी, वो एक चिंता। जी, एक सवाल मेरे मन में है कि तमाम लोग इस नीति के आने के पहले और खास तौर पे इस सरकार के दौर में ये चिंता हर चीज पे होती है। सरकार जो कुछ करती है उस पर सवाल उठता है कि कुछ अपना एजेंडा तो लागू नहीं कर देंगे। इस नीति में क्या ऐसा कहीं आपको दिखता है कि इस सरकार ने अपना एजेंडा लागू करने का प्रयास किया? नहीं, मुझे नहीं लगता इसमें कोई एजेंडा है कहीं। नीति अपने आप में काफी परिपक्व है और अधिकतर पहलुओं पर विचार किया गया है। मेरी चिंता नीति के बारे में उतनी नहीं है। एक आध बिंदु पर ये हो सकता है कि इसको भिन्न तरीके से रखा जा सकता था। वो सामान्य नीति बाय एंड लार्ज ठीक है। अगर इसमें निजी क्षेत्र का सम्मिलित कर लिया होता कि कैसे उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं तो बिल्कुल कंप्लीट नीति बन जाती। मालूम नहीं क्यों छोड़ा, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। या तो कुछ चिंतन होगा सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी का कि भाई सिर्फ सरकार ही सब कुछ कर सकती है। चिंता का विषय यह है कि 50% जब निजी क्षेत्र में है तो हमें उसके बारे में भी चिंतन करना आवश्यक है कि उस व्यवस्था को कैसे और सुधारा जा सके। तो वो ही सिर्फ सैद्धांतिक तौर पर है। मेरी जो समस्या इस नीति से है वो क्रियान्वयन के दृष्टिकोण से ज्यादा। तो वो तो वहां आएंगे कि ये नीति फिलहाल बन गई और अच्छी भी है, इसको लागू कैसे किया जाएगा। लेकिन अभी सवाल ये, इस नीति में ऐसा कुछ है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, और उसको आप खुद ही बता देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप अपने रिटायरमेंट के ठीक पहले स्कूली शिक्षा सचिव थे। तो इस नीति के बनने में जो 6 साल का प्रोसेस लगा उसमें आपकी भी कोई भूमिका रही होगी? मेरी कोई विशेष भूमिका नहीं। मेरी इतनी भूमिका थी कि जब चेयरमैन जो दूसरी समिति के थे, जब वो आए मुझसे मिलने और मेरी राय मांगने आए तो मैंने उनसे कहा कि आप बेकार समय बर्बाद कर रहे हैं। इस देश को नीतियों की कम आवश्यकता है, एक्शन प्लान की ज्यादा आवश्यकता है। और इसलिए आवश्यकता है कि दिल्ली में बैठकर हम पूरे देश की डिटेल नीति नहीं बना सकते, ना ही बनाई जानी चाहिए। क्योंकि अगर केरला में कोई टीचर स्कूल नहीं जाता है तो अगले दिन उसकी छुट्टी कर दी जाएगी। यूपी बिहार में वो अपना अधिकार समझता है स्कूल ना जाना। तो आप एक नीति कैसे बना सकते हैं? ब्रॉड गाइडलाइंस बना लीजिए, ब्रॉड पॉलिसी बना लीजिए, लेकिन सब पूरे देश के लिए दिल्ली में बैठकर निर्धारित कर दें कि ये काम होना चाहिए, ये उचित नहीं है इस देश को देखते हुए। तो मैंने उनसे कहा कि अगर आपको बनाना ही है तो आप एक्शन प्लान बनाइए। क्या करना है, किसको करना है, कैसे करना है, कब तक करना है, प्रत्येक प्रदेश के लिए अलग अलग बनाइए, क्योंकि हर प्रदेश अपने आप विशेष है। तो उन्होंने थोड़ा बहुत व्यवस्था की थी अपने रिकमेंडेशन में, बट इस नीति में सिर्फ क्या करना है ये बताया गया है, कैसे करना पे उतना डिटेल नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि कैसे करेंगे और कौन करेगा और कब तक करेगा, ये एक्शन प्लान काम होता है। अभी जो पिछली नीति थी, जो क्योंकि 3 बार ये नीति बन चुकी है, कोठारी आयोग की वाली नीति थी, उसके बाद दूसरी नीति आई जो 34 साल पहले, फिर ये बनी। तो जैसे आप तो कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन में फर्क पड़ना है, इम्प्लीमेंटेशन से ही फर्क पड़ना है, असली बात एक्शन प्लान है।
एक्शन प्लान तो होगा स्टेट के लेवल पर, राज्यों को करना होता है, नहीं और शिक्षा नहीं, स्टेट का सब्जेक्ट है। नहीं, दो स्तर पे एक्शन प्लान बनेगा। एक तो केंद्रीय स्तर पे एक्शन प्लान बनेगा, क्योंकि जो मैं कह रहा हूं कि क्या करना है, किसको करना है, तो क्या तो निर्धारित बाय एंड लार्ज हो गया, किसको करना है ये निर्धारित होगा कि क्या कार्य केंद्र में करना है और केंद्र में भी किसको करना है, किस विभाग को करना है। उदाहरण देना चाहूंगा, जैसे एक बहुत अच्छी नीति का अंग है कि जो मैंने पूर्व में बताया था कि प्री स्कूल अब एजुकेशन, नो प्री स्कूल के एजुकेशन में सामंजस्य स्थापित करना होगा शिक्षा विभाग का, स्कूली शिक्षा विभाग का और विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट विभाग का, क्योंकि वर्तमान में स्कूल से पूर्व आंगनबाड़ी के माध्यम से बच्चों को शिक्षित या जो भी किया जा रहा है, अब उनका सामंजस्य बैठाना पड़ेगा। ये कार्य पहले केंद्र में होगा, फिर इसका क्रियान्वयन स्टेट में होगा, यानी कि दोनों को टैंडम में काम करना पड़ेगा। दूसरा उदाहरण लीजिए, जैसे शिक्षा नीति में कहा गया है और बिल्कुल सही कहा गया है कि कक्षा 1 से 5 तक मदर टंग में यानी मातृभाषा में उसको शिक्षा दी जाएगी। साइंटिफिकली ये बिल्कुल सही बात है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन इसका व्यवहारिक पहलू में फिर केंद्र और सरकार दोनों को जूझना पड़ेगा इसके साथ कि ऐसे शिक्षक कैसे आए और क्या उनको फ्रेश ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि लैंग्वेज में बाजारी डिमांड जो है वो किसी दूसरी भाषा की है और आप उसको समझा रहे हैं कि आप मातृभाषा में पढ़ें। आप कहीं चले जाइए किसी गांव में तो आपको कॉन्वेंट स्कूल लिखा हुआ दिखेगा, चाहे वो कुछ ना हो अंग्रेजी में तबस हो। मेरे विचार से उचित नहीं है, लेकिन वो है। देखिए कई बार ऐसा होता है जो हम समझते हैं ठीक है, वो धरातल पे वो वास्तविकता नहीं। कभी कभी इस नीति को देखकर मुझे लगता है कि कुछ व्यवहारिक पहलुओं पर जो ध्यान दिया जाना चाहिए वो नहीं दिया गया। नीति विषय तो ठीक है, सैद्धांतिक रूप से वो ठीक है, लेकिन उसका व्यवहारिक जो पहलू है उसको अगर नहीं देखेंगे तो बात ही बात रह जाएगी, उसका क्रियान्वयन नहीं होगा। तो हर बिंदु पर इस प्रकार की क्रियान्वयन प्लान यानी कि एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा कि केंद्र को क्या करना है, राज्य में भी हर स्तर पर क्या करना है, यानी कि सरकार को क्या करना है, विभाग को क्या करना है, जिले में क्या करना है, टीचर को क्या करना है। ये बड़ा डिटेल प्लान बनता है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि जब मैं शिक्षक सचिव था तो वहां पर हमने 2 प्रदेशों का प्लान डिटेल बनाया और उसका उदाहरण मैंने कस्तूरी रंगन साहब को भी बताया था कि आप जब तक डिटेल प्लान नहीं बनाएंगे तब तक चर्चा में रहेगा। खूब टेलीविजन पे आपसे चर्चा हो रही है कल और आज मैं सिर्फ चर्चा ही कर रहा हूँ, तो देयर विल बी लॉट ऑफ वॉकिंग, देयर विल बी लॉट ऑफ टॉकिंग, नो वॉकिंग। अच्छा, कॉमन मैन इस बात से चिंतित नहीं है कि आप क्या पॉलिसी ला रहे हैं, उसको तो चाहिए कि आप धरातल पर क्या कर रहे हैं, वो एक्शन प्लान है। लेकिन आपने जो बात अपनी की उसमें आपने एक बात कही कि इसमें प्राइवेट स्कूलों को शामिल नहीं किया गया है, जिसकी वजह से, और ये मेरा ख्याल है बड़ी चिंता होगी। एक तरफ कहा जा रहा है कि मातृभाषा में पढ़ाई कराई जाएगी 5वीं क्लास तक की, दूसरी तरफ एक जो फॉर्मूला नया बना है वो उसमें 3 साल की उम्र से बच्चों की पढ़ाई शुरू हो रही है, उसको फॉर्मलाइज किया जा रहा है। इससे पहले कहा जाता था कि उससे पहले जो प्रेप है, केजी है, प्री नर्सरी है, प्ले स्कूल है, ये सब अनऑफिशियली चलता था। माना जाता था कि पहली क्लास में आने पर औपचारिक शिक्षा शुरू होती है। और मुझे लगता है आपको भी याद होगा, मुझे याद है कि हमारे साथ ऐसे बच्चे भी आते थे जो 5वीं क्लास तक स्कूल नहीं जाते थे, उनके माँ बाप उनको स्कूल नहीं भेजते थे, वो सीधे 6ठी क्लास में हमारे साथ आके बैठते थे। कुछ समय हम लोगों के लिए वो मजाक का विषय या कौतूहल का विषय होते थे, क्योंकि उससे पहले वो कभी स्कूल गए हुए नहीं होते थे। लेकिन बहुत से लोग मानते थे कि इस समय बच्चे को खुल के उसको फलने फूलने का मौका देना चाहिए, इसको स्कूल में बांधना ठीक नहीं है। दूसरा स्कूल यह है कि नहीं, बचपन से ही, जैसे आपने अभी कहा, कि उनकी बच्चों की मेंटल एबिलिटीज तो वहां तक डेवलप हो चुकी होती है जहां उनके अंदर सीखने की बहुत ज्यादा गुंजाइश होती है। कहा जाता है कि 5 साल से पहले उसको जितनी भाषाएं सिखा दो सब सीख लेगा। तो इन दोनों स्कूल्स के बीच में एक भेद दिखता है, आपको ऐसा नहीं लगता है कि नहीं, हमारे समाज इसमें थोड़ा समझना पड़ेगा। भाषा का सीखना और किस भाषा में पढ़ाई करना है 2 भिन्न चीजें। इसमें लोग कंफ्यूज करते हैं। आप भाषा 5 सीखिए उससे, लेकिन जिस भाषा में पढ़ रहे हैं उस भाषा में आपको कॉन्सेप्ट्स और अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी अगर वो आपकी मातृभाषा। तो इट इज एन अंडरस्टैंडिंग। लैंग्वेज लर्नर आज की तारीख में भी मैं अंग्रेजी में बोल लेता हूँ, लेकिन जो बोध है मुझे शब्द का वो मातृभाषा में ही आता है, क्योंकि जो कल्चर लैंग्वेज जो है वो रिफ्लेक्ट करती है सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को। वो कॉन्टेक्स्ट अलग है अंग्रेजी, हमारी जो मातृभाषा है वो कॉन्टेक्स्ट है मेरी। तो अगर मुझे उसका शब्द का एसेंस समझना है तो हम भूल जाते हैं मातृभाषा में एसेंस समझने के। जो हमारी नानी ने हमें कहानियां सुनाई है, जिस भाषा में उन्होंने सुनाई है, वो मेरे मस्तिष्क में आज भी बैठी है। अंग्रेजी तो मैंने सीख ली,
आप भाषा कोई भी सीख सकते हैं और सीखना चाहिए। तो ये नीति ये नहीं करेगी और भाषा हम नहीं सीखेंगे, वो ये कह रहे हैं क्योंकि बोध उचित होता है मातृभाषा में, समझ उचित होती है, इसलिए आप उस दूसरा जो महत्वपूर्ण पहलू है जो शायद लिखा ही नहीं गया है पॉलिसी में, जो मेरे हिसाब से किसी देश की या अपने समाज की या अपने क्षेत्र की कल्चरल धरातल जो है वो भाषा से आता है। आप अपनी निजी भाषा नहीं सीखेंगे तो जैक एंड जिल करते रह जाएंगे। तो हमें वो जैक एंड जिल करना है, उसका अगेंस्ट नहीं है, लेकिन जो हमारा जो संस्कार है, हमारी जो वैल्यूज है, हमारी जो सोशल वैल्यूज है, वो उस भाषा के माध्यम से कम्युनिकेट होती है। तो मातृभाषा बड़ा महत्वपूर्ण है। तो अच्छा, लोग कहते हैं उससे क्वालिटी इफेक्ट होगी। मैं उदाहरण देता हूँ, दिल्ली का सबसे अच्छा स्कूल है सरदार पटेल विद्यालय। वहां कक्षा 5 तक हिंदी में पढ़ाते हैं, उसके बाद इसके साथ साथ अंग्रेजी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, अंग्रेजी लैंग्वेज सीखते हैं, लेकिन सब विषय जो है हिंदी में पढ़ाते हैं। इसी तरह आप JNV ले लीजिए, जवाहरलाल नेहरू विद्यालय सरकार जो चलाती है, उसमें कक्षा 8 तक मातृभाषा में पढ़ाते हैं और देखिए स्टूडेंट्स कितने अच्छे निकलते हैं। तो ये कहना कि साहब वो, ये हमारी मानसिकता है। एक्चुअली अंग्रेज चलेगा, अंग्रेजी छोड़ देगा। अगर उनका कुछ हम डिसिप्लिन यहाँ रोक लेते तो अच्छा रहता, उनका हम कोई मैनर्स रोक लेते तो अच्छा रहता। हमने अंग्रेजियत रखी, तो हम ये आपराय नहीं समझते कि अंग्रेजी बेहतर है, वो हमारी साइकोलॉजी है, उसको चेंज करना पड़ेगा। मैं अंग्रेजी के विरुद्ध नहीं हूँ, किसी भाषा के विरुद्ध। मेरा कहना ये है कि जिस समाज में, जिस व्यवस्था में आप बढ़ रहे हैं, उस समाज, उस व्यवस्था को समझने के लिए वहां की भाषा को समझना जरूरी है, वो वहां पढ़ना जरूरी है, इसलिए मैं। तो सैद्धांतिक रूप पर जो बात कही गई है इसके बारे में नीति में, वो सर्वथा उचित प्रतीत होती है। अब एक राइट टू एजुकेशन का जिक्र इसमें है, राइट टू एजुकेशन का विस्तार है, अवसरों की, ज्यादातर लोगों को अवसर मिलेंगे ये कहा गया है। क्या ये सचमुच ऐसा हो पाएगा, ये एक प्रश्न है। मुझे आशा है कि ना हो। कि वो RTE का विस्तार हुआ है या RTE लिमिट हो गया? देखिए ऐसा है, मैंने अपनी दोनों पुस्तकों में, जो आपने नाम लिया, नॉट जस्ट अ सिविल सर्वेंट, दोनों में मैंने इस विषय पर चर्चा की, विस्तार से की है, और ये कहा है कि RTE से शिक्षा को नुकसान ज्यादा हुआ, फायदा कम हुआ, और उस नुकसान को अब हम बढ़ा देना चाहते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर सरकार कुछ करना चाहती है तो उसके लिए लॉ की क्या जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक बार आप लॉ में नाम देते हैं तो जब परिस्थितियां परिवर्तित होती हैं तो उसको चेंज करने में बड़ी समस्या आती है। मैं खुद भुगतभोगी हूँ उसका, जब मैं शिक्षा से चिपका तो सबने ये कहा कि ये जो नो डिटेंशन पॉलिसीज केंद्र सरकार ने थोप दी है सब राज्यों पर, वो उचित नहीं है। ये डिस्क्रिप्शन राज्यों पर होना चाहिए कि वो नो डिटेंशन रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते, सब सहमत हुए। अब उसकी प्रक्रिया करने में 1 साल लग गया, पार्लियामेंट में जाइए, कमेटी में जाइए, फिर क्लियर होगा। क्यों करते? अगर मान लीजिए मैं कुछ करना चाहता हूं तो बिना, हमें वर्तमान अधिनियमों के तहत यह अधिकार है कि जितनी बातें पॉलिसी में कही गई हैं बिना लॉ को अमेंड किए हुए हम कर सकते हैं। तो क्यों हम लॉ की बात कर रहे हैं? देखिए, मैं मजाक में कभी कभी कहता हूं, ब्रिटिश लेफ्ट दिस कंट्री, दे टुक जस्टिस विद देम एंड लेफ्ट बिहाइंड लॉज इन लॉज एंड आउटलॉज। तो हम लोग लॉ पे चिपके रहते हैं। अरे भाई, हमें काम करना है, अगर उस काम की सहूलियत होती है लॉ लाने में तो आप जरूर लाइए, लेकिन जस्ट बिकॉज एक लॉ है इसलिए आप एक और लॉ ले आइए जो सिमेंट करती है। कहाँ की? मैंने नीति को बड़ा डिटेल में पढ़ा है और कई जगह पर मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों आप लॉ की बात कर रहे हैं। दूसरा, जो ये 6 साल 2 समितियों ने काम किया और उसके बाद ये समिति आके कहती है कि एक और समिति बना दी जाए। अरे भाई, आप 6 साल काम किए थे, मैंने कहा उस समय भी, तो आप ही बता देते लॉ में क्या अमेंडमेंट करना है। भाई 6 साल से ज्यादा चाहिए क्या आपको? आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहिए था कि ये प्राविधान जो इस प्रकार से है उसको आप इस प्रकार से करें। भाई 6 साल में आप नहीं बताएंगे तो 12 साल में अगली कमेटी आके बताएगी। और तो दूसरी कमेटी का विचार पता नहीं आपके विचार से मिलता जुलता होगा कि नहीं होगा जी? आप जानते हैं, दूसरी कमेटी का विचार आपके जैसा होगा ये जरूरी नहीं है, जिसने आज सिफारिश वो नई चीज ले आएगा। देखिए, मैं संक्षिप्त में बताना चाहूंगा, ये चिंतन मंथन का टाइम खत्म हो गया, अब एक्शन का टाइम जी। वो कॉमन मैन सोच रहा है ये आ रही अब आगे, अब एक्शन लाइए। अब वो एक्शन में एक पेज और है, या अभी अब एक्ट अमेंड कीजिए। मुझे बताइए, RTE में प्री स्कूल एजुकेशन को लाने से कौन सा लाभ हो जाएगा? कोई लाभ होगा उससे? बस वकीलों को थोड़ा फायदा होगा कि नहीं होगा तो कोर्ट कचहरी में जाते यार। भाई, अगर सरकार कोई भी ये संकल्प लेती है कि ये काम मुझे करना है तो करे, उसके लिए लॉ लाने की क्या जरूरत है? आप सरकार इज रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल, है ना?
आप करिए उसको। लॉ लाके कौन सी नई चीज हो जाएगी, मेरे तो समझ में नहीं आया आरटीई से, तभी मैं बार बार कहता हूँ, मैंने विस्तार से लिखा है इसमें कि कैसे आरटीई से ज्यादा नुकसान हुआ है, फायदा कम हुआ है। जैसे आप एक और चीज देखिए, उसमें सेक्शन 12 है जिसमें प्राविधान है आरटीई में कि जो गरीब तबके के लोग हैं, इकोनॉमिकली वीकर हैं, उनको निजी स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा, 25% सीट होगी और उसका पैसा जो है सरकार देगी, ये व्यवस्था है। अगर ये लॉ में नहीं होता, डायरेक्शन होता, तो इसकी जो कमियां हैं बड़ा आसानी से दूर होता। अब सब समझ रहे हैं कमियां हैं, अब उसको दूर करने के लिए फिर आप पार्लियामेंट में जाइए। भाई क्या जरूरत है इसकी? आपको अगर बनाना ही है तो एक ब्रॉड लॉ बना लीजिए, उसमें इनेबलिंग क्लॉज डाल दीजिए आप, जिससे अगर जो परिवर्तन होता है, क्योंकि परिवर्तन बहुत टेक्नोलॉजी अदरवाइज की वजह से बड़ी त्वरित गति से परिवर्तन होता है, लॉ उसमें एक बाधक बन जाता है। आप एक उदाहरण लीजिए, क्योंकि मैं शिक्षकों की बात कर रहा था, हमारे लॉ में ये था आरटीई में कि जो शिक्षक ट्रेन नहीं होंगे, एक समय में लगभग 14 लाख टीचर्स ट्रेन नहीं थे, इतनी बड़ी संख्या, तो उनको निकाल दिया जाएगा। अब निकालना 14 लाख को टीचर के आसान है, तो हमें क्या करना पड़ा, हम वापस गए पार्लियामेंट, अमेंड कराया कि इतना समय और भी। अरे भाई, आप ये निर्णय है, ये आपका प्रशासनिक निर्णय आप लीजिए, आप लॉ में सब डाल देंगे तो फिर काम, लॉ बाधक नहीं होना चाहिए, लॉ एक फैसिलिटेटर होना चाहिए, लॉ बाधा बना हुआ है। अब इसमें पॉलिसी में फिर कहा गया कि लॉ को आरटीई को अमेंड करेंगे, देखिए कितने साल लगते हैं अमेंडमेंट। जी, ये जो मातृभाषा वाला सवाल है, मातृभाषा में पढ़ाई कराना, और मेरा ख्याल, मैंने तो भी हिंदी पढ़ी है, मेरे लिए जैसे आपने कहा वैसे ही मेरे साथ भी है। मैं अभी भी तमाम विषय जो फिक्शन है, किताब हैं, साहित्य है, ये उस भाषा में पढ़ने की कोशिश करता हूँ। जैसे इंग्लिश में लिखी हुई किताब इंग्लिश में पढ़ लूँ, लेकिन बाकी चीज़ें मुझे हिंदी में हमेशा बेहतर समझ में भी आती हैं, और मैं हिंदी में ही बोल भी ज़्यादा अच्छा सकता हूँ। अंग्रेजी टूटी-फूटी बोल लेता हूँ, लेकिन वैसी कभी नहीं बोल सकता हूँ जैसी मैं हिंदी बोल पाता हूँ या उसमें बात समझा सकता हूँ। मगर एक तरफ होंगे सरकारी स्कूल, वो स्कूल जो इस नई नीति के तहत कवर होंगे, और दूसरी तरफ वो स्कूल जिनके बारे में डॉक्टर लोहिया के ज़माने से चल रहा है कि दोहरी शिक्षा नीति खत्म की जाए। एक स्कूल बड़े लोगों का और एक स्कूल आम लोगों का, ये सिस्टम जब तक चलता रहेगा, ऐसे में हम यूनिवर्सलाइजेशन और सबको बराबर अवसर, ये बात कहकर किसका भला कर रहे हैं? नहीं, इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं। देखिए, किसी भी व्यवस्था में कुछ चीजें अच्छी होंगी, कुछ चीजें उतनी अच्छी नहीं होंगी, कुछ चीजें खराब होंगी। आप कोई व्यवस्था बना दी, इवन कम्युनिस्ट कंट्रीज में जो बिल्कुल बराबर नापना चाहते थे, नहीं होता है। ये व्यवहारिक है, नैसर्गिक है, नेचुरल है, हम इसको क्यों परिवर्तित करते हैं? इंस्टेड कि हम ऊपर वाले को काट के नीचे ले आए, हम नीचे वाले को ऊपर क्यों नहीं ले जाते? हम इसको अगर ये सोचें कि भाई सबको बराबरी में लाना है, तो बराबरी नीचे वाले को ऊपर ले जाइए ना। अच्छा, ऊपर वाले को आप काट देंगे तो कोई आपके पास बेंचमार्क ही नहीं होगा ऊपर जाने। तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। कोई अगर अच्छा काम हो रहा है तो उसकी टांग खींचने के बजाय आप अपने आप को सबल बनाइए और उस स्तर पे ले जाइए। देखिए, ये कहना गलत है कि सरकारी स्कूल उतने अच्छे नहीं है। आप केंद्रीय विद्यालय ले लीजिए, मैंने जवाहरलाल नेहरू विद्यालय कहे, कितने अच्छे निकलते हैं उससे बच्चे, तो है वहां पर भी। हमें ये देखना है कि बाकी व्यवस्था में, जिसका कारण मैंने शुरू में चर्चा की, कि बाकी व्यवस्था में क्यों हम नहीं वो गुणवत्ता दे पा रहे। आप बाकी छोड़ दिए, हायर एजुकेशन में लीजिए, बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस कौन से हैं? सरकारी है, गैर सरकारी? आईआईटीज है। बेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कौन है? सरकारी है, गैर सरकारी? सरकारी है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है। हम सरकार की सबसे खराब चीज और प्राइवेट की सबसे अच्छी चीज, उनको कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। जो यहाँ से उड़ के लंदन चले गए, उनकी कोई बात नहीं करता कि वो सरकारी है। तो प्रश्न ये है कि हमें किसी की ऐसे आलोचना नहीं करनी चाहिए। तभी मैंने कहा था, एजुकेशन में भी सुधार में पब्लिक और प्राइवेट की आलोचना से नहीं होगा। पब्लिक में भी बड़े अच्छे शिक्षक भी हैं, अच्छे स्कूल भी हैं, प्राइवेट में भी है। क्या अच्छे लोग जुड़ के इस व्यवस्था को और सुदृढ़ बना सकते हैं? इस पे विचार होना चाहिए था। बनिस्पत ये कहा जाए कि कैसे हम प्राइवेट वालों को और टाइट करें। अरे भाई, जो स्कूल की फीस का जैसे अक्सर बात आती है प्राइवेट स्कूल, मेरा ये मानना है कि अगर आप एनेबल करें कि और स्कूल खुलें, तो अपने आप सप्लाई बढ़ जाए। जब सप्लाई बढ़ जाएगी तो फीस कैसे हो जाए? जब मेरे पास ऑल्टरनेटिव रहेगा इस स्कूल के बजाय मैं स्कूल में जाऊं, तो वो फी कैसे बढ़ा देगा? वो तब बढ़ाता है क्योंकि उसको पता है और कहीं जा नहीं सकता, मेरे पास ही आना है, तो अपने हिसाब से फी बनाओ। ये सामान्य है। मैं नहीं कह रहा हूं कि उसका रेगुलेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें एनेबल करना चाहिए। देखिए, शिक्षा की स्पेस तो इतनी ज्यादा है
कि ना तो खाली सरकारी स्कूल उसको पूरा कर सकते हैं, ना प्राइवेट कर सकते हैं। हम ये जो लड़ाई कर रहे हैं पब्लिक प्राइवेट की, ये शिक्षा के दृष्टिकोण से उचित नहीं है। पब्लिक स्कूल से बहुत सीखा जा सकता है, प्राइवेट स्कूल से बहुत सीखा जा सकता है, हमें दोनों मिलकर करना है। और प्राइवेट के कॉन्टेक्स्ट में एनजीओ की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसका बिल्कुल स्लाइटली टच किया है पॉलिसी में। जी बहुत किया जाना चाहिए था, मैंने पहले भी इस बात पे चर्चा की है कि कई एनजीओ इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, उनको हाईलाइट किया था। एक और चीज जो आप देख रहे हैं, दो जगह पे किया गया है। एक, जब हम स्ट्रीम तय, अभी हम जो कहते हैं साइंस साइड ले लिया, आर्ट्स ले ली, कॉमर्स ले लिया, वो अब वो डिस्टिंक्शन करीब करीब गायब हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। तो ये स्ट्रीम अगर गायब हो जाएंगी तो उसके बाद सॉरी, इसमें एक बड़ा अच्छा निर्णय इसमें है पॉलिसी में कि स्टूडेंट को फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है और वो आवश्यक है। आप उसको स्ट्रेट जैकेट शुरू से ना कीजिए, उसको अपने विचार से समझने दीजिए कि वो ठीक है। अदरवाइज क्या व्यवस्था बन गई थी कि हायरार्की बन गई थी, साइंस साइड, कॉमर्स, आर्ट साइड, वोकेशनल ट्रेनिंग, वो तो यानी कि तीनों में जब बेकार हो जाए तो ये पॉलिसी उस हायरार्की को समाप्त करने का प्रयास कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। वोकेशनल ट्रेनिंग को उसी पेडेस्टल पे ला रही है जो ये आवश्यक है, क्योंकि हर आदमी सोचता था कि मैं हाथ से काम करूंगा, तो मैं चूंकि मस्तिष्क से नहीं कर पा रहा हूँ इसलिए हाथ से कर रहा हूँ। अब ये वो शुरू से ले ले तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़े। तो आई थिंक पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छा निर्णय है। बार बार मैं इस चीज को कहता हूँ, इन सब चीज के क्रियान्वयन में बहुत मुश्किलें आने वाली जी। लेकिन दूसरी तरफ ये बात साथ में अभी हो गई है कि सिलेबस बहुत कम किया जाएगा, सिर्फ कोर कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाएंगे। अगर आप बच्चों को फ्लेक्सिबल रखना चाहते हैं कि वो आगे चल के किसी भी विषय में आगे बढ़ जाएं और वहाँ भी फिजिक्स के साथ वो सोशियोलॉजी पढ़ सके, ये यहाँ तक की सुविधा, और ये कोई अनोखी बात तो नहीं है। भारत में तमाम लोग ये कहते हैं कि अमेरिकन यूनिवर्सिटी में ऐसी सुविधा मिलती है, भारत में क्यों नहीं मिलती है। ये शिकायत बहुत आम है। लेकिन अमेरिकन यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी पढ़ने वाला अचानक अगर फिजिक्स पढ़ना चाहे तो उसको वो सुविधा भी मिलती है। जैसा अभी आपने इशारा किया, यहाँ एक ब्राह्मणवादी व्यवस्था है कि मैथ्स और फिजिक्स पढ़ने वाला तो ब्राह्मण है, और जो आदमी सोशियोलॉजी पढ़ रहा है वो अगर कहे कि अगले साल मैं मैथ्स पढ़ना चाहता हूँ तो उसको वहाँ एडमिशन नहीं मिलेगा कि आपने तो आर्ट साइड में एक बार घुस गए हो तो अब साइंस में नहीं आ सकते हो। तो क्या ये फ्लेक्सिबिलिटी इस लेवल तक जाएगी कि वो रास्ते भी खोलेगी जो अभी तक बंद हैं? नहीं, देखिए एक चीज थोड़ा समझनी पड़ेगी। मैंने बहुत विस्तार से उच्च शिक्षा वाला जो पॉलिसी का पोर्शन है वो नहीं पढ़ा है, लेकिन जो मेरी थोड़ी बहुत समझ में आई है उसमें ये शायद संभव नहीं होगा कि आदमी एमए बीए हिस्ट्री में करे और उसका एमए जो है फिजिक्स में कर ले, ये संभव नहीं। उसमें बात जो ये कही गई है कि वो एक मेजर लेगा सब्जेक्ट और फिर माइनर सब्जेक्ट्स लेगा। माइनर में वो चॉइस हो, मेजर में तो स्ट्रीम उसको लेटर ऑन डिसाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि एक स्ट्रीम से दूसरी स्ट्रीम में जाने पर अगर उसको मूलभूत जानकारी नहीं होगी तो आगे उसमें कार्रवाई नहीं कर पाएगा। तो यानी वो उस तरह का कंफ्यूजन नहीं है, ये जो हम लोग समझ रहे हो नहीं है। वो साफ है कि आप पढ़ेंगे मुख्य रूप से वो सब्जेक्ट जो आपने तय किया है, साथ में आप एक सेकेंडरी सब्जेक्ट के तौर पे दूसरे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं जिसके अंदर आपकी परफॉर्मेंस का भी कुछ वैल्यूएशन होगा। लेकिन जो साथ में और चीजें हैं, जैसे मिड डे मील को बढ़ाकर ब्रेकफास्ट भी जोड़ा जाएगा स्कूल में, इसमें तो आपका पक्के तौर पे आपकी नजर गई होगी। सॉरी, फिर से बताएं। मिड डे मील, अभी तक मिड डे मील दिया जाता है, दिन का खाना मिलता है। क्या है कि नाश्ता भी जोड़ा जाए, क्योंकि न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। तो क्या इसका सीधा कोई लाभ है बच्चों के लिए? नहीं, बिल्कुल लाभ है। देखिए, मिड डे मील ने क्लियरली स्थापित कर दिया है कि, और पहले भी ये जानकारी थी कि न्यूट्रिशन आवश्यक है बच्चों को, और ये एक अच्छी व्यवस्था है कि अतिरिक्त अगर उसको सुबह भी अगर कुछ मिल जाए और दिन में मिल जाए, बच्चों को स्कूल में लाने में एक बहुत बड़ी भूमिका मिड डे मील की भी है, और न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। तो मिड डे मील को और सुदृढ़ किया जाना, ये मैं समझता हूँ एक बहुत उचित कदम। अच्छा, तो ये तो आपने कहा कि ये बहुत अच्छा कदम है। और एक चीज और है, एक चीज जो इसमें आई है कि अब एक सिस्टम बना दिया गया कि एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स जैसे चेंज हो रहे हैं कि आपने 3 साल पढ़ लिया, 2 साल पढ़ लिया, अलग अलग सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। ये क्या ड्रॉप आउट को एक तरह से नया नाम देने का तरीका नहीं है? जैसे मैं आपको उदाहरण किस चीज को नया नाम? ड्रॉप आउट को,
जैसे मुझे किसी ने नहीं, कहा, जो कम पढ़े लिखे आदमी से बात हुई, मैंने पूछा कितना पढ़े लिखे हो, उसने कहा 5वीं फेल है। मैंने कहा 5वीं फेल क्यों बता रहे हो भाई, चौथी पास क्यों नहीं बताते हो? उसने कहा नहीं, चौथी पास मतलब चौथी पढ़े और पास हो गए, 5वीं फेल का मतलब है 5वीं भी पढ़ी है, पास नहीं हो पाए लेकिन पढ़े तो हैं। तो क्या ये वही व्यवस्था है कि भाई इंसान ने पढ़ा तो था, उतना नहीं पढ़ पाया कि पास हो जाए, लेकिन फिर भी वो मानता है कि मैं चौथी पास से ज्यादा काबिल हूं। देखिए, अब जो इस नीति में जो अप्रोच है वो बड़ी अच्छी है, वो कॉम्पिटेंसीज की। ये नहीं कि एक एग्जाम दे दिया और आप पास हो गए, वो उसकी कॉम्पिटेंसी चेक करेंगे थ्रू असेसमेंट, और ये डिसाइड करेंगे कि इस सब्जेक्ट में, इस क्लास में उसने वो कॉम्पिटेंसी हासिल करनी है। अल्टीमेटली जो मैटर करता है वो उसकी कॉम्पिटेंसी, एग्जाम में नंबर नहीं है। ये हम लोगों की पूर्व वर्षों से अजीब व्यवस्था बन गई कि हर आदमी चाहता है कि सीबीएसई बोर्ड में 90, 95 और इंग्लिश लिटरेचर में 100% आ जाए। कॉम्पिटेंसी नहीं चेक की, उसने उस पेपर को कैसे निपटा दिया वो चेक हो गया। और कॉम्पिटेंसी असेसमेंट का तरीका थोड़ा भिन्न होता है, वो इस एग्जामिनेशन के माध्यम से नहीं होता है। तो ये जो आउट गोइंग एंड इनगोइंग जो कॉन्सेप्ट बनाया है, वो उसकी कॉम्पिटेंसी चेक करेगा और उसको सर्टिफाई करेगा। अब जैसे मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूँ, ये सब चीजें सैद्धांतिक रूप से बड़ी अच्छी लगती है, इनके क्रियान्वयन में कठिनाइयां आएंगी बहुत सारी, और मुझे आशा है कि कोई ना कोई ऐसी रणनीति बनेगी कि इनको क्रियान्वित किया जा सके। ओके, इसमें तो समस्या नहीं दिख रही है एक तरह से, लेकिन अब एक एक सवाल और बचता है कि इस पूरी पॉलिसी को, जैसे आपने खुद कहा कि इसको इम्प्लीमेंट करना बड़ा चैलेंज होगा, वो इम्प्लीमेंटेशन का चैलेंज क्या दिख रहा है और क्यों लगता है कि ये चैलेंज होगा? मैं एक एक करके बताता हूँ इसके क्या इम्प्लीमेंट। सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो इतने सारे कार्य में पैसा कहाँ से आएगा। ये पॉलिसी कह रही है कि 6% जीडीपी का दिया जाए, वो तो कोठारी कमीशन रिपोर्ट में भी कहा गया था कि 6% दिया जाए। मेरा अनुभव ये बताता है कि जो वर्तमान व्यवस्था, उसके तहत भी जो जितनी धनराशि मिलनी चाहिए थी वो भी नहीं मिल रही स्कूल एजुकेशन में। तो बड़ा अच्छा होगा अगर मिल जाए। जो मुझे थोड़ा सा इसमें संशय है कि इतनी भारी मात्रा में धनराशि एजुकेशन को दी जा सकेगी, तो सबसे बड़ी समस्या होगी धनराशि। दूसरा, अब एक एक करके हम देखते हैं जो व्यवहारिक कठिनाइयां आएगी। पहला, जो प्री स्कूल एजुकेशन की बात कह रहे हैं, इसमें व्यवहारिक कठिनाई ये आएगी कि नीति ये कहती है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स को हम ट्रेन करेंगे। अब जो इसके विशेषज्ञ हैं वो जानते हैं कि प्री स्कूल के लिए बड़ी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग चाहिए होती है टीचर्स की। क्या आंगनवाड़ी ये कर पाएंगे? आंगनवाड़ी वर्तमान कार्य में भी इतनी समस्याएं आ रही हैं, क्या उनको हम इक्विप कर पाएंगे कि वो ट्रेन कर सके? मुझे इसमें थोड़ा डाउट है। मीनिंग देयर बाय कि अगर इस पॉलिसी के इस पार्ट को इंप्लीमेंट करना है तो नए लोगों को नियुक्त करना पड़ेगा जिनको प्री स्कूल ट्रेनिंग की तमीज है। इसका मतलब अतिरिक्त खर्चा, अतिरिक्त लोग। अब जो वर्तमान में जितने शिक्षकों की हमें आवश्यकता है उतना तो हम उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, ये अतिरिक्त शिक्षक कहाँ से आएंगे? फिर दूसरा, शिक्षकों की हमने बात कही। शिक्षकों में हमने ये कहा है कि हम मातृभाषा में उनको सब सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। अब मातृभाषा में अगर हम उनको पढ़ाएंगे और वर्तमान स्कूल में वो किसी और भाषा में पढ़ा रहा है, तो इसका मतलब उसको दूसरा टीचर लाना पड़ेगा मातृभाषा में पढ़ाने के लिए। तो वो टीचर ट्रेंड उपलब्ध है या नहीं है तो उसका पैसा कहाँ से आएगा? ये दूसरी व्यवहारिक कठिनाई है। तो हर स्तर पे आप देखेंगे कि नई व्यवहारिक कठिनाइयां हैं, और बात तो कह दी गई है लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन कैसे होगा, ये जब डिटेल्ड एक्शन प्लान बनेगा उसमें ये उजागर होंगी चीजें, और जितनी जल्दी उजागर हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि उसी हिसाब से उसका समाधान होगा। आप हर बिंदु पर चले आइए, आप उसको व्यवहारिक समस्या आपके सामने आएगी। वोकेशनल ट्रेनिंग लेंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग बड़ा अच्छा डिसीजन है, होनी चाहिए, लेकिन उसको करने के लिए जो व्यवस्था हर स्कूल में स्थापित करनी पड़ेगी वो कैसे होगी, क्या करेंगे, उसके लिए धनराशि कहाँ से आएगी, उसके लिए ट्रेनर्स कहाँ से आएंगे, क्या हर स्कूल में करेंगे? तो ये कई इसके पहलू हैं जिन पर हमें विस्तार से चर्चा करनी होगी, इसकी एक्शन प्लान बनाना होगा, उसको फाइनेंस से टाई अप करना पड़ेगा। और क्योंकि कई लोगों ने कैलकुलेशन करने शुरू किए हैं, वो ये कहते हैं कि इतनी धनराशि की जितने बात कही है, क्योंकि इस पूरी पॉलिसी में उन्होंने फाइनेंस से लिंक नहीं किया। तभी जब कस्तूरी रंगन साहब आए थे तो मैंने उनसे कहा था जो भी आप पॉइंट करें उसका एडमिनिस्ट्रेटिव पहलू और फाइनेंशियल पहलू। मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि आइडिया को चलाने के लिए और उसको चलाए रखने के लिए आवश्यक है कि वो पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल हो, सोशली डिजायरेबल हो, टेक्नोलॉजिकली फीजिबल हो, फाइनेंशियल वायबल हो, एडमिनिस्ट्रेटिवली डूएबल हो, ज्यूडिशियली टेनेबल। तो पहले तीन चीजें तो पूरी करती है पॉलिसी। पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल है, सोशली डिजायरेबल है, टेक्नोलॉजिकली फीजिबल। लेकिन फाइनेंशियली वायबल पैसा कहाँ है, और एडमिनिस्ट्रेटिवली डूएबल यानी कि ह्यूमन रिसोर्स कहाँ है,
या वो व्यवस्था कहाँ है, इन दोनों लेवल्स पर इस पॉलिसी में विशेष समस्या जी। अब एक सवाल और है कि जे अभी ये सवाल उठता है कि आईआईटी का एंट्रेंस, मेडिकल का एंट्रेंस, लॉ का अलग एंट्रेंस, और अब एक नया सिस्टम शुरू हो गया है कि अब यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस के लिए एक टेस्ट होगा। ये जो सारे टेस्ट होंगे ये एक, और इसके साथ आपको पता ही है हर टेस्ट के साथ एक कोचिंग की इंडस्ट्री खड़ी हो जाती है। मैं तो अभी बहुत दिनों से मुंबई में रहता हूँ, लखनऊ गया तो देखा वहाँ लॉ की क्लैट जो होता है एन क्लैट की कोचिंग के इतने सारे सेंटर खुले हैं कि पूछिए नहीं। तो अब यूनिवर्सिटी एंट्रेंस की कोचिंग, वो जो कारोबार पैरेलली खड़ा हो जा रहा है। और जैसे आपने एजुकेशन के बारे में कहा कि, क्या आपको आवाज नहीं आ रही है? क्या आवाज में समस्या है कुछ? हाँ, थोड़ी कम हो गई थी। अच्छा, तो आपने अपनी किताब में भी कहा है, पुरानी बातचीत में भी आपने कहा है कि जब कोयले से जब आप एजुकेशन में आए तो आपने पाया कि जितना बड़ा माफिया कोयला में है उससे कई गुना बड़ा माफिया एजुकेशन में है। तो एक तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चलाने वाला माफिया है और उसके साथ में एक बड़ा भयानक कोचिंग रैकेट है। तो ये उस कोचिंग को एड्रेस करने का कोई आपको इसमें एक भी सूत्र दिख रहा है पॉलिसी में? और ये एंट्रेंस, मैं आपको बताता हूँ, ये नया एंट्रेंस एग्जाम क्या एक नई कोचिंग इंडस्ट्री खड़ा नहीं करेगा? इसमें लोगों की चिंता है, लेकिन इसको दूर किया जा सकता है। इस बात पे निर्भर करता है कि एंट्रेंस टेस्ट किस प्रकार का। आपने देखा होगा जहां एक और इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज के लिए कोचिंग सेंटर्स हैं, सैट, कैट और मैट के लिए ज्यादा कोचिंग सेंटर है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो उसके पेपर्स हैं उनका निर्धारण इस प्रकार से होता है कि उसको कोचिंग के माध्यम से आप उसे क्रैक नहीं कर सकते। प्रॉब्लम क्या है कि हम पढ़ा कुछ रहे हैं और आईआईटी के एंट्रेंस में आईआईटी में दूसरा पूछा जा रहा है, तो स्कूल ना पढ़ के कोचिंग सेंटर में जाकर पढ़ता है कि कैसे क्रैक करें। तो ऐसी व्यवस्था है दुनिया में जहां पर कोचिंग के आधार पर टेस्टिंग नहीं है। तो आप उसको कॉपी कर सकते हैं। मुझे याद है जब मैं सचिव था तो हमने इस बात को उठाया था और मैंने ये कहा था आईटी प्रोफेसर से डिस्कशन में कि क्या आप लोग ऐसे एंट्रेंस पेपर्स नहीं बना सकते जैसे सैट और कैट में और मैट में है, जहां पर कोई कोचिंग काम नहीं करती और आप किसी कंप्यूटर सेंटर में जाके जो है किसी सेंटर में जाके आपको एग्जाम देना पड़ता है। इट्स एज फ्री एज दैट जो कैट का और मैट का एग्जाम था। तो ये इस बात पे निर्भर करता है कि एग्जामिनेशन कैसा हो। एग्जामिनेशन होना चाहिए, मैं आपको बता दूं क्यों। क्योंकि जैसा मैंने पूर्व में चर्चा की कि इस समय बच्चों में होड़ है कि वो सीबीएसई में 100%, 99% नंबर लाए और सीबीएसई या अन्य बोर्ड भी उनको नंबर दे देते हैं, बढ़ा के देते हैं। स्पाइकिंग होती है मार्क्स की, एक ब्रैकेट है पूरा जो मैंने किताब में भी लिखा है इसका, स्पाइकिंग ऑफ मार्क्स। इसलिए होती है कि इन मार्क्स के आधार पर उनका दिल्ली यूनिवर्सिटी और अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन, तो सबको बढ़ा चढ़ा के देते हैं। अब इसको कैसे खत्म किया जाए? ऐसे खत्म किया जाए कि मार्क्स को हम रिडंडेंट कर दें। जब उनकी एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी एंट्रेंस में तो सब ये फिर होल्ड नहीं लगेगी कि 100 नंबर मिल जाए। बताइए, इंग्लिश लिटरेचर में 100 मिल जाता है लोगों को, मेरे समझ में नहीं आता कैसे। तो ये जो व्यवस्था है इसको ठीक करने के लिए आवश्यक है। अब कोई भी आप चीज लाएंगे उसकी फ्लिप साइड होगी, उसकी प्रॉब्लम्स हो सकती है। मेरे विचार से इस पे चर्चा अगर हो तो इसका समाधान निकल सकता है। आपने जैसे कहा कि इतनी कमेटी बनी है, उसने 6 साल विचार किया और उसके बाद उसने सलाह दे दी कि एक और कमेटी बनाई जाए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, और आप शायद सहमत होंगे इस बात से, कि अभी इस शिक्षा नीति पे हमें बहुत चर्चा की, विचार करने की तो जरूरत है। हम लोग बहुत जल्दी इस पर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं कि ये अच्छी है या बुरी है। कुछ विशेषज्ञ सैद्धांतिक रूप से जो बातें कही गई वो उचित है। मतलब कुछ बातें ऐसी हैं जिसमें और कुछ हो सकता था, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। आप यहाँ पे कुछ भी बात कर लीजिए, धरातल पर क्या होगा ये है असली, और वो कब होगा, कैसे होगा, वहीं पर एक्शन प्लान की आवश्यकता है। और एक्शन अब समय, मैं समझता हूँ, चिंतन पे कम, क्रियान्वयन पे चलता। तो आपके हिसाब से एक्शन प्लान पे अगर जाना है तो तुरंत क्या होना चाहिए? सरकार को क्या करना चाहिए? क्या उसे इस हर बिंदु उठाए पॉलिसी चाहिए, इस नीति पर हर विचार बिंदु उठाए पॉलिसी जी, और उस बिंदु पर ये देखे कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कैसे होगा, हाउ, पार्ट पे डिटेल होगा। उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था क्या करनी पड़ेगी, फाइनेंशियल व्यवस्था क्या करनी पड़ेगी, अगर आवश्यक हो तो लीगल व्यवस्था क्या करनी पड़ेगी। ये होता है एक्शन प्लान। फिर नेक्स्ट पॉइंट होगा कौन करेगा।
क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक फिक्स नहीं होगी कौन करेगा, तब तक बेकार है प्लान बनाना। और फिर टाइम कब तक करेगा? बड़ा सिंपल है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, बाय व्हेन इट विल बी डन एंड हु विल। और जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको लगता है कि पूरा है इस तरह देखिए, के? मेरे विचार से इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी बड़ी समस्या नहीं। देखिए, इस नीति में मैंने सबसे शुरू में बात कही थी, वो डुएबल है और उसमें पैसा उतना नहीं लगेगा, यानी कि टीचर से संबंधित बाकी काम भी होने चाहिए, लेकिन इस टीचर की व्यवस्था अगर हमने ठीक नहीं की, तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ले आइए, कोई व्यवस्था बना दीजिए, कोई लॉ बना दीजिए, वो वहीं के वहीं निबट जाएगा मामला। जी। अब आपने टीचर पे बात की कि सारा दारोमदार है टीचर पर, टीचर की क्वालिटी पर, टीचर की ट्रेनिंग पर। लेकिन हमारे समाज में आप जब बच्चे रहे होंगे तब आपको भी ये एहसास होगा, मुझे तो एहसास है अच्छी तरह, हमारे समय में टीचर एक इज्जतदार व्यक्ति हुआ करता था। हमको अपने टीचर आज तक याद हैं, आपको भी बचपन के अपने टीचर्स याद होंगे। हमारे माँ बाप भी उनके साथ सम्मान के साथ बात किया करते थे। आजकल ऐसा लगता है बहुत से लोग जब टीचर से मिलने जाते हैं तो वो अपने किसी सबॉर्डिनेट से बात करने जा रहे हैं। क्या ये समाज टीचरों को उनकी सही जगह दे रहा है? क्या उनको उनकी मेहनत का, उनकी मेधा का जो फल मिलना चाहिए वो दे रहा है? और क्या वहां भी कुछ समस्या है कि समाज में टीचर की जो जगह है वो जहां होनी चाहिए वो सही जगह पे है नहीं? देखिए, आज की तारीख में भी जो अच्छा टीचर है उसकी लोग इज्जत करते हैं, ऐसा नहीं इज्जत नहीं करते। अब जो कि वैसे ही जुड़ जाते हैं, ये इनके प्रकरण टीचर बन जाते हैं, तो उनकी इज्जत कौन करेगा? आज देखिए, गांव में आज की तारीख में भी जो सरकारी टीचर है उसकी तनख्वाह या इनकम सबसे ज्यादा है। तो ऐसा नहीं उसको पैसा नहीं मिलता, और उसकी इज्जत भी है। अगर कोई अच्छा टीचर है, आज उसके चरण स्पर्श करते हैं, बच्चे उसका रेफरेंस देते हैं। अब संख्या कुछ घट बढ़ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे जो ज्यादा समस्या लगती है, जो इनकी प्री स्कूल ट्रेनिंग है और जो एंट्रेंस है, अगर वो सुधर जाएगी, जितनी तनख्वाह सरकार उनको गांव में देती है, मैं समझता हूँ बहुत अच्छी तनख्वाह, वो उसका रिटर्न शायद सरकार को नहीं मिल रहा है, और उसके भी कई कारण है, उस पर भी विस्तार से। क्योंकि वो जो आपने बताया भी, जो टीचरों की भर्ती में जो घोटाले चल रहे हैं, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री जेल में है, तो ये समस्या तो रहेगी। अब हम, मेरा ख्याल है बात हमने काफी कर ली है, और इस पर तमाम सवाल आएंगे आगे, जरूरत पड़ेगी तो मैं फिर आपको तकलीफ दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, इतना समय आपने निकाला और इतनी चर्चा की। और दर्शकों से एक बार फिर आग्रह करूंगा, इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ जितना संभव हो शेयर करें। मेरा YouTube चैनल वन आलोक जोशी, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें और साथ में घंटी भी बजा लें। धन्यवाद।